गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पेपर वन कुछ दिनों से नहीं देखे हैं और कुछ साथियों का फोन आया कि सर पेपर वन का खास करके जो रिसर्च वाला एरिया है जिसको शोध अभिक्षमता बोलते हैं उसे थोड़ा हम लोग को बताने का प्रयास करें। तो हमने भी सोचा कि चलिए शोध अभिक्षमता पे हम लोग बात करते हैं। शिक्षण अभिक्षमता हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पहले क्लासेस में, और जिनको ये इसमें अगर कोई दिक्कत हो नहीं देख पाए हैं तो शिक्षण अभिक्षमता के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जा करके कस्तूरियन एकेडमी में वहां पे देख सकते हैं। हाँ, शोध अभिक्षमता पे हमने क्लास नहीं लिया था, तो चलिए इसको हम लोग शोध अभिक्षमता को कंप्लीट करते हैं। और शोध अभिक्षमता को हम लोग क्रमवार देखेंगे एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। तो उम्मीद है आप लोगों को, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूं वो सब्जेक्टिव टाइप का पढ़ाता हूं ताकि आप उसी गहराई को समझ सकें, गहराई में जा सकें, ताकि आपके पास जो प्रश्न आए वो प्रश्न आए तो उसे आप आराम से बना लें। चलिए चलते हैं आगे। शोध अभिक्षमता के हम लोग इसमें देख रहे हैं शोध के अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता एवं प्रकार, इसमें देखना और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पेशेंस के साथ देखेंगे। शोध समस्याओं का चयन। हम लोग जब बात शोध समस्या की करते हैं कि शोध समस्या क्या है, तो शोध समस्या का चुनाव करना, चयन करना एक बड़ा ही कठिन और परिश्रम का काम है, सतर्कता का काम है और काफी मेहनत का काम है। शोध समस्या का चयन ही शोध के प्रारंभिक प्रयास है। अगर आप शोध समस्या का चयन ठीक से कर पाते हैं तो आपने समझ लीजिए कि शोध के जो पहली सीढ़ी है वहां पे आप अपने कदम बढ़ा लिया है। क्योंकि समस्याएं आती हैं सबसे पहले शोधार्थियों के साथ कि वो शोध समस्या का चयन ठीक से नहीं कर पाते हैं। शोध समस्या का चयन वो प्रायः जिनको रिसर्च में कम रुचि होती है वो क्या करते हैं कि पूछ लेते हैं कि कौन कौन से क्या ले लें अपने गाइड से या किसी से। वो 4-5-7 टॉपिक बता देते हैं, उसमें उसको जो लगता है वो टॉपिक को ले लेता है। लेकिन क्योंकि मैं शोध सहयोग संस्थान भी चलाता हूं जिसमें शोध में सहयोग करता हूं रिसर्च स्कॉलर्स को, तो मैंने अधिकतर केसेस में देखे हैं, उनसे जब आप बात करेंगे तो पता चलेगा कि ये टॉपिक जो है मेरे गाइड ने बताया, मेरे मित्र ने बताया और मैंने ले लिया, या मैंने एमएड में या मास्टर डिग्री में मैंने इसका डिजर्टेशन मुझे करने के लिए बोला गया था, तो हमने किसी तरह या गाइड से मिलकर के हमने किया था, निर्देशक से मिलकर के, सुपरवाइजर से मिलकर के मैंने उसी को आगे बढ़ाया है। लेकिन ना उस समय मेरा कंसेप्ट क्लियर था टॉपिक के प्रति, ना अभी है। ये समस्याएं शोध के लेकर के आती हैं। तो जो शोध करता होता है उससे सबसे पहले क्या करना होता है, उसे सबसे पहले करना होता है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर करे। वो विभिन्न संदर्भ ग्रंथ को पढ़े, जिसमें कि पुराने शोध पत्र को पढ़े, शोध आलेख को पढ़े, तो इसके अलावा जो है वो शोध प्रबंध को पढ़े। तो इन चीजों को जब वो पढ़ता है तो उसे समझ में आता है कि रिसर्च गैप कहाँ है, क्या ऐसा रहा जो कि इसमें इस अभी तक शोध में ये गैप, ये खाली जगह है, मुझे इस खाली जगह को भरना चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या आती है टॉपिक के चयन में, प्रकरण के चयन में, यानी कि हम लोग टॉपिक को उसमें समस्या बोलते हैं। एक टेक्निकल वर्ड है समस्या, जो हम सामान्यतः इसको बोलते हैं। तो शोध समस्या का चयन जब हम लोग करते हैं तो करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें हमारी रुचि हो। दूसरी बात, जिस क्षेत्र में मुझे कार्य करने हैं उससे संबंधित हो। जियोग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र भी हमारे सुविधा अनुसार हो, जहां पे हम आसानी से रिसर्च कर पाए। उसके बाद जो उसका पॉपुलेशन हो, यानी कि जनसंख्या हो, वो कितनी हो वो देख लेना है। इसके बाद आप ये भी देख लें कि उसका सैंपल साइज क्या होगा, ये भी देख लें। तो ऐसे हम जब शोध की गहराई में जाएंगे, क्योंकि मैंने शोध पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो मान लीजिए कि शोध के हम लोग A to Z पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे जितनी गहराई में जा सकेंगे जाएंगे, ताकि क्लास करने के बाद आप अगर
अगर आप जैसे नेट क्वालिफाई कर जाते हैं या पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई करते हैं या जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो किसी भी कंडीशन में आप शोध के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो वैसे भी आपको शोध के बारे में जानना बिल्कुल जरूरी है। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एक शोधार्थी के लिए, जो कि जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैं आपको जो बता रहा था उसमें उसके लिए हम स्पेशल क्लास लेंगे और क्लासेस लेंगे जिसमें बताएंगे कि रिसर्च का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कैसे रिसर्च करने होते हैं, जिसमें सिनोप्सिस पे चलेंगे, डिसर्टेशन पे चलेंगे, थीसिस पे चलेंगे, डाटा एनालिसिस सब पे चलेंगे। हम लोग एक एक पार्ट को हम लोग फिर उसके बाद अध्ययन करेंगे। तो प्रयास करेंगे कि आप जब हमारा क्लास करें तो शोध में जो गहराई होनी चाहिए वहां तक हम लोग चलेंगे, जहां से आप खुद शोध को समझ सके। वैसे आपको शोध संबंधी, अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं, शोध संबंधी कोई दिक्कतें आ रही हैं या कोई समस्या है तो आप हमसे मदद ले सकते हैं। ये नंबर है 7352966018। वेबसाइट है nesafoundation.com, वहां से भी जा करके ये कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। शोध समस्याओं का चुनाव करना तथा समस्या की पहचान के द्वारा परिकल्पना का निर्माण करना वास्तव में काफी कठिन कार्य है, क्योंकि समस्याओं का चुनाव करने या उसे जानने के लिए अनुसंधानकर्ता को बहुत संवेदनशील, जटिल समस्याओं के समाधान करने की योग्यता वाला, मेहनती और कुशाग्र बुद्धि वाला होना चाहिए, ताकि वो वैज्ञानिक समस्या तथा विज्ञान की तर्क संगत बातों को समझ सकें। यदि आप संवेदनशील नहीं हैं, यदि आप जटिल समस्याओं को समाधान करने की योग्यता नहीं रखते हैं, आपके पास पेशेंस नहीं है, आप मेहनती नहीं हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले नहीं हैं, तो मानिए कि शोध आपके लिए खुद समस्या बन जाएगा। जहां आपको शोध समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना है, वहां पे आपका शोध समस्या खुद एक आपके लिए समस्या बन जाएगा। और इसके लिए आपके गाइड भी बहुत ज्यादा आपके बदले शोध नहीं कर सकते, वो आपको केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, वो आपको सुपरवाइज कर सकते हैं, वो आपको हिंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा कोई गाइड आपका शोध नहीं कर देगा, क्योंकि एक गाइड के अंदर में बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर होते हैं और खुद रिसर्च पे काम करना होता है, खुद आर्टिकल तैयार करने होते हैं, खुद रिसर्च पे लोग काफी मेहनत करते हैं। अगर आपको ऐसा होनहार अच्छे गाइड मिल गए रिसर्च में तो सबसे बड़ी बात है कि आपको हर परिस्थिति में ये जो विशिष्टताएं हैं ये आप में होनी चाहिए। ये विशिष्टताएं आप में यदि नहीं है तो आप रिसर्च करने में समस्याएं आएंगी। जैसे मैं कह रहा था कि शोध समस्याओं का समाधान आपको प्रस्तुत करना है, सुझाव प्रस्तुत करना है। ऐसा न हो कि शोध समस्या आपके लिए खुद के लिए समस्या बन जाए, क्योंकि अनुसंधानकर्ता को वैज्ञानिक समस्याओं को सामान्य उद्देश्यों के अनुसार ही चुनाव करना होता है। समस्याओं की चुनाव या निर्धारण में हमें यह ज्ञात करना होता है कि विषय की विशेषता क्या है, उसको किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, अनुसंधान द्वारा विशेष समस्या क्या होगा, समस्या का क्षेत्र क्या हो सकता है, आदि बातों की जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो जब हम लोग शोध समस्या का चयन करते हैं तो पहले हम वैज्ञानिक तरीके से सोचना शुरू करते हैं। उस शोध के लिए अनुसंधानकर्ता को सोचना पड़ता है। तो किन किन प्रश्नों पे जा करके सोचता है? पहले सोचता है कि समस्याओं के चुनाव या निर्धारण में हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्या परिणाम, हम क्या अध्ययन करना है, हमें इसको पहले हमें समझना होगा। इसके बाद उसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे। यदि कोई समस्या है, यदि आपने कोई प्रकरण लिया तो उस प्रकरण को आपको परिभाषित करने पड़ेंगे। आप या आरडीसी बोर्ड में बैठे इंटरव्यू के लिए, या आप प्री सबमिशन करें पीएचडी का, या सबमिशन करें, या डिसर्टेशन कर रहे हैं तो उसका वाइवा होगा, तो उसमें आपको एकदम श्योर मानिए कि आपका प्रकरण जो है उसको आप परिभाषित ठीक से कर सकते हैं कि नहीं, ये जरूरी है। नहीं परिभाषित अगर कर पाते हैं तो
आप शोध समस्या को नहीं समझ पाए हैं। अगर आप शोध समस्या को ठीक से नहीं समझेंगे तो सीधी सी बात है, आप उसके संभावित समाधान तक नहीं पहुंच पाएंगे। शोध समस्या आपके लिए जटिल बन जाएगी और आप जो है, हो सकता है शोध को बीच में छोड़ के हट जाएं, या आप किसी तरह उसको पूरा कर लें, तो फिर भी आपका शोध हो किसी काम का नहीं रह जाएगा। समस्याओं के चुनाव या निर्धारण में हमें यह ज्ञात करना होता है कि विषय की विशेषता क्या है, इसकी क्या विशेषता है, और उसको परिभाषित हमको करना होगा। अनुसंधान के द्वारा विशेष समस्या क्या होगा, समस्या का क्षेत्र क्या हो सकता है, आदि बातों की जानकारी हमें प्राप्त करनी होती है। इसके अभाव में आप शोध समस्या का चयन नहीं कर पाएंगे। शिक्षा, मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र, या हम कहें कि सामाजिक विज्ञान, ऐसे व्यवहार परक यानी बिहेवियरल साइंस हैं जिनमें वैज्ञानिक विधियों द्वारा ही अनेकों प्रकार के शोध कार्य किए जाते हैं। आप अगर शिक्षा विषय ले लें, या मनोविज्ञान, या समाजशास्त्र, या सामाजिक विज्ञान बोल दें हम इसको, सामाजिक विज्ञान विषय या अन्य ह्यूमैनिटीज के पेपर आप लेते हैं, लेकिन खास करके सामाजिक विज्ञान पे बात कर रहे हैं। यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। जब मैं आपको बता रहा था सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में और विज्ञान के संदर्भ में, जब मैं अंतर बता रहा था, जब आप मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता के क्लास अगर यूट्यूब चैनल पर जाकर के कर लेते हैं, तो ऐसे विस्तृत तरीके से हमने बताए हैं। तो उससे मैंने बताया था कि विज्ञान क्या है, एक क्रमबद्ध अध्ययन है, और मैंने एक बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा, उसमें गहराई में मैंने पीछे क्लासेस लिए हैं। विज्ञान जो है एक क्रमबद्ध अध्ययन है, और विज्ञान की प्रयोगशाला, जिसको लोग विज्ञान बोलते हैं, जिसको लोग प्राकृतिक विज्ञान बोलते हैं, सॉरी प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान की प्रयोगशाला वह जगह है जहां पर उसका प्रयोग किया जा सकता है जो तत्व मिला। अगर मैं जीव विज्ञान पे कर रहा हूं, सीधी सी बात है, मुझे जीव के पास जाना पड़ेगा। अगर मैं सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा हूं, अगर मैं सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहा हूं, तो सामाजिक विज्ञान के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, समाज में जाना पड़ेगा। चाहे वो समाज विद्यालय हो, या वो समाज गांव हो, समुदाय हो, वहां हमें जाना पड़ेगा। और हम जो है, अगर हम लोग प्राकृतिक नेचुरल विज्ञान की बात करें, तो वहां पे हमारे जो परिणाम आते हैं वो लगभग एक जैसे आते हैं। लेकिन जब हम लोग सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार बदलता रहता है, तो हमारे परिणाम भी परिवर्तित आते हैं। तो आप लोग इसको समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं। जिनमें वैज्ञानिक विधियों द्वारा ही अनेकों प्रकार के शोध कार्य किए जाते हैं, ऐसी विधियों द्वारा लिए गए शोध कार्यों को वैज्ञानिक शोध कहते हैं। यदि आप वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा या मनोविज्ञान या समाजशास्त्र, आप जो भी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, इस संदर्भ में आप अगर बिहेवियरल साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक विधियों से, यानी कि साइंटिफिक मेथड से आपको इसको अध्ययन करने पड़ेंगे। और अगर आप इन विधियों का प्रयोग शोध में कर रहे हैं, तो इसे ही हम वैज्ञानिक शोध कहते हैं। वैज्ञानिक शोध क्या है, इस पर चर्चा करने से पूर्व यह भी जान लेना जरूरी है कि विज्ञान किसे कहते हैं एवं वैज्ञानिक विधि क्या है। तो हमें यह भी जानना होगा, क्योंकि वैज्ञानिक विज्ञान की बात करेंगे हम, तो वैज्ञानिक की बात, तो सीधी सी बात है, हमको विज्ञान जानना होगा, क्योंकि उसी पर आधारित है। एवं वैज्ञानिक विधि क्या है? विज्ञान सामान्यतः दो दृष्टिकोण से मिलकर बनता है। स्थिर दृष्टिकोण, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या बायोलॉजी में, अगर आप विज्ञान विषय या मैथ में अगर आप विज्ञान विषय का अध्ययन करते हैं, तो आपका दृष्टिकोण स्थिर होना चाहिए। जबकि ये दृष्टिकोण जो है मूवेबल है, चेंजेबल है, और तो आपको वहां पे ये होना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि पहला होगा कि स्थिर दृष्टिकोण, आप जिस पे काम कर रहे हैं, जिस लेबोरेटरी में जाके काम कर रहे हैं, वो लेबोरेटरी में आप काम करेंगे तो आपका दृष्टिकोण स्थिर होगा, उसी लैब तक होगा, केमिकल तक होगा, उसके परिणाम तक होंगे। गतिमान दृष्टिकोण, एक होता है गतिमान दृष्टिकोण कि समय के अनुसार कुछ नए खोज किए जाते हैं और अलग अलग केमिकल रिएक्शन से अलग तत्वों का निर्माण होता है।
अलग केमिकल का निर्माण होता है, अलग रिएक्शन उसके मिलते हैं, तो ये भी मिलता है। जैसे अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें, तो अगर बायोलॉजी में हम लोग अगर बात करते हैं खास करके जूलॉजी के संदर्भ में, तो हम लोग देखेंगे कि वहां पे जो वनस्पति विज्ञान है उसमें हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि रिसर्च के दौरान कि जैसे कोई धान है या कोई फसल है, उसके बीज से हम लोग सामान्यतः प्रक्रिया में शोध करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अब कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो दो को क्रॉस करके, जिसको हाइब्रिड बोलते हैं, उस आधार पर दो को तीन को क्रॉस करके हम हाइब्रिड तरीके से इसका निर्माण करते हैं। ये क्या हुआ? गतिमान दृष्टिकोण। समय के मांग के अनुसार हम उसमें परिवर्तन कर रहे हैं और उसके अनुसार हमारे जो है परिणाम आ रहे हैं, मिल रहे हैं। इसको हम लोग बोलेंगे गतिमान दृष्टिकोण। आपने विज्ञान समझ लिया, अब इसको समझते हैं इसी दृष्टिकोण में वैज्ञानिक वर्तमान सिद्धांतों। इसी दृष्टिकोण में क्या होता है? जो वैज्ञानिक है वो वर्तमान सिद्धांतों, नियमों, परिकल्पनाओं आदि का ज्ञान भंडार में नए नए तथ्यों की खोज कर उस ज्ञान भंडार का विस्तार करता है। क्या करता है? जो अवेलेबल है, स्थिर है, जो सिद्धांत ऑलरेडी है, जो नियम ऑलरेडी है, उस पे हाइपोथेसिस के आधार पे ज्ञान का भंडार, नए नए तथ्यों की खोज करता है और उस ज्ञान का भंडार का विस्तार करता है। जबकि गतिमान दृष्टिकोण में समस्या समाधान के नए नए तरीकों पर, समस्या समाधान के नए नए तरीकों पर जोर दिया जाता है। मतलब ये हो गया, चलो कुछ एक करके देखते हैं क्या होता है, एक नए इस नियम से करके देखते हैं क्या होता है, इस सिद्धांत पर करके देखते हैं क्या होता है, तो नए नए सिद्धांतों पे वो कार्य करता है। अर्थात किसी भी समस्या के समाधान में नई नई विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह विज्ञान का गतिशील पक्ष है। यह क्या है? विज्ञान का गतिशील पक्ष है। इसलिए हम लोग इसको गतिमान विज्ञान बोलते हैं। इसे स्वानुभाविक दृष्टिकोण यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि इसको बोलते हैं, भी कहते हैं। कुल मिलाकर विज्ञान का मूल उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या करना है। इस वैज्ञानिक व्याख्या को ही वैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं। ये जो वैज्ञानिक व्याख्या है ना, इसी को हम वैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं। इसके दो दृष्टिकोण है विज्ञान के, स्थिर और गतिमान। अब हम लोग चलते हैं वैज्ञानिक विधि पे। वैज्ञानिक विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है, उसे प्राप्त परिणामों का वैध एवं विस्तृत सामान्यीकरण किया जाता है। इसको समझ लीजिए, वैज्ञानिक विधि किसको बोलते हैं? जिसमें विषय वस्तु का अध्ययन नियंत्रित परिस्थिति में। नियंत्रित परिस्थिति में क्या होगा कि जैसे अगर हम सामाजिक विज्ञान में अध्ययन कर रहे हैं, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के संवेगात्मक विकास का, संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव अगर हम देख रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे कि वो परिस्थितियां जो होंगी वो नियंत्रित होंगी। उसका संवेगात्मक विकास के बारे में जानने के लिए उस बालक को हम उसकी वास्तविक परिस्थिति में जानने का प्रयास करेंगे। वो बालक इतने से इतने उम्र के होंगे, इस क्लास के होंगे और ग्रामीण या शहरी किस क्षेत्र के हैं, तो ये सभी चीजें हैं। पारिवारिक वातावरण का भी अध्ययन हम कर रहे हैं, तो पारिवारिक वातावरण को भी हम सर्टिफाइड करेंगे, एक एरिया में लाएंगे क्या है। हाँ, उस पे जो परिणाम हमारे जो आएंगे, क्योंकि हम वहां पे सैंपल लेते हैं, सैंपल जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिदर्श या न्यायादर्श। तो प्रतिदर्श से न्यायादर्श जो हम लेते हैं जनसंख्या में से ही, क्योंकि जनसंख्या मान लीजिए अगर 50,000 है, तो 50,000 बच्चों तक हम नहीं पहुंच सकते,
या 2000 है, 2000 बच्चों तक, क्योंकि हम एक सीमित समय में रिसर्च करने हैं। पहुंच तो सकते हैं लेकिन उसके लिए 10 साल 15 साल लग जाएंगे रिसर्च करने में। तब तक पता चला है कुछ व्यवहार में परिवर्तन आ गए, क्योंकि हम व्यवहारिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं साइंटिफिक तरीके से। तो आपको क्या करना है कि एक लिमिट टाइम में अध्ययन कर लेना है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि अगर 50,000 है तो इसमें हम क्या, या 5,000 है, मान लीजिए 5,000 ही है, हम क्या करेंगे कि इसमें लगभग 500 सैंपल साइज ले लेंगे। तो 500 सैंपल साइज लेंगे तो क्योंकि हम उसमें सैंपल साइज हम रैंडमली ले रहे हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि हम जो है पक्षपात कहीं नहीं कर रहे हैं। एक लॉटरी निकाल रहे हैं या ताश के पत्ते जिस माध्यम से भी ले, या बॉक्स में नाम डालें या उसमें से नाम निकालें, इस आधार पर भी अगर हम सिलेक्शन उन बच्चों का, उन व्यक्तियों का कर रहे हैं, तो हम उनके, ये भी एक नियंत्रण परिस्थिति है किसके अनुसार कर रहे हैं। और उसका जो रिजल्ट आने वाले हैं ना 500 बच्चों का, इसमें जो रिजल्ट आएंगे लड़के लड़कियों, इस आधार पर जो भी आएंगे, हम मान लेंगे कि 5,000 पे सेम रिजल्ट आता होगा, ऐसा हम मानते हैं। तो ये जो हो जाएगा वो परिणामों का वैध और विस्तृत सामान्यीकरण हम कर पाते हैं पूरे पॉपुलेशन के, पूरे जनसंख्या पे, केवल प्रतिदर्श और न्यादर्श, यानी कि जनसंख्या में से जो हम कुछ को चुने हैं, जो उसका प्रतिनिधि हम मान रहे हैं, उसके जो परिणाम आएंगे वो पूरी जनसंख्या के परिणाम माने जाएंगे, उसी को हम सामान्यीकरण बोलते हैं। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी भी वैज्ञानिक विधि में दो प्रमुख बातें होती हैं। पहली यह कि अध्ययन नियंत्रित परिस्थिति में हो, और दूसरी यह कि अध्ययन से प्राप्त परिणाम का सामान्यीकरण वैध और विस्तृत हो। ये ध्यान करना है, बस दो चीजें ध्यान करने हैं। दो प्रमुख बातें होती है। पहली बात है कि नियंत्रित परिस्थिति में शोध किया गया हो, मतलब जब शोध करने जा रहे हो तो परिस्थितियां सामान्य होनी चाहिए जिस पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं, उसमें कोई व्यवहारिक परिवर्तन आपके शोध करते समय नहीं आना चाहिए। जैसे मुझे अगर किसी का स्टडी करना है और मुझे किसी पॉपुलेशन पे काम करना है, या मुझे केस स्टडी करना है, तो अगर उस व्यक्ति को जाके पूछे हम तुम पे शोध कर रहे हैं और ऐसा ऐसा तुम्हारे बारे में जानकारी चाहिए, तो क्या होगा, वो अपना कृत्रिम बिहेवियर चेंज कर लेगा, आर्टिफिशियल बिहेव करने लगेगा वो। तो आप उसके वास्तविक लक्षण तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसके वास्तविक परिणाम तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो जरूरी होगा कि वो नियंत्रित परिस्थिति में हो, पहला। दूसरा ये कि उसके जो परिणाम हो उसको वैध हो, जिसका हम सामान्यीकरण विस्तृत रूप से कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। यहां नियंत्रित परिस्थिति से तात्पर्य ऐसी परिस्थिति से है जिसके अंतर्गत हम सिर्फ उसी चर के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। जैसे हम अगर बालक का अध्ययन करने जा रहे हैं, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का, और संवेगात्मक विकास का अध्ययन करने जाते, केवल हम संवेगात्मक विकास का ही अध्ययन करेंगे, उसके अन्य पहलू पर हम विद्यालय वातावरण अन्य पहलू पर अध्ययन नहीं करेंगे। जो हमारा है दूसरा चर, इसमें जिसे हमने कहा कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के संवेगात्मक विकास पर घरेलू वातावरण या पारिवारिक वातावरण का प्रभाव। तो हमारे यहां पे दो चर आ गए। एक आ गया संवेगात्मक विकास, दूसरा हमारे पास आ गया जिसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है, वो पड़ रहा है पारिवारिक वातावरण का। इसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है, ये हमको देखना है। तो हमारा जो अध्ययन होगा वो नियंत्रित परिस्थिति में ये होगा कि हम उस बालक का या उस व्यक्ति का केवल संवेगात्मक परिस्थिति और पारिवारिक वातावरण का ही अध्ययन करेंगे। अगर इससे ज्यादा आपने अगर चर लिए हैं तो उसका भी अध्ययन करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास दो चर है तो दो चर का ही अध्ययन करेंगे, एक चर है तो एक चर का ही अध्ययन करेंगे। तो वो परिस्थिति होनी चाहिए कि हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे, बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं निकलेंगे। जब आपको शोध के बारे में जब कुछ और पढ़ाएंगे आगे, हम आपको जब बताएंगे कि परिसीमन क्या होता है, तो आप वहां से इसको और बढ़िया से समझ पाएंगे। तो प्रयास कीजिएगा कि हम आपको रिसर्च को बेसिक तरीके से पढ़ाने जा रहे हैं। आपको पता है कि आप पहले रिसर्च से कुछ जानते होंगे, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं जो बताऊं पढ़ाऊं वो ऐसा हो कि वो जो रिसर्च जो भी पढ़ ले हमसे, उसको डाउट न रहे रिसर्च के बारे में।
तथा अन्य चरों का प्रभाव को नियंत्रित कर देंगे ताकि उनका कोई भी प्रभाव उस पर न पड़े। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि एक बालक है तो उससे विभिन्न प्रकार का प्रभाव है। अगर संवेगात्मक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके साथ शैक्षिक उपलब्धि भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ समायोजन भी जुड़ा हुआ है, पारिवारिक वातावरण है तो विद्यालय वातावरण भी जुड़ा हुआ है, शिक्षक की जो शिक्षण विधियां हैं वो भी जुड़ी हुई हैं, तो पाठ्यक्रम है वो भी उसे जुड़ा हुआ है। तो हमें उसके सारे चर पे काम नहीं करने, हम जिस चर को लिए हैं शोध के विषय के रूप में हम उसी चर पे काम करेंगे, क्योंकि ज्यादा प्रभाव अध्ययन करेंगे तो हमारे परिणाम गलत हो जाएंगे। इसलिए हमें प्रभाव को, अन्य चरों के प्रभाव को नियंत्रित कर देंगे ताकि हम केवल उसी चर का अध्ययन कर पाए और उसके प्रभाव का अध्ययन कर पाए जो उस पर पड़ रहा है। इसके अलावा अध्ययन से प्राप्त परिणाम का, जो अध्ययन से हमें परिणाम प्राप्त होंगे, इसे हम चर्चा आगे करने वाले हैं आज की क्लास में। तो विस्तृत एवं वैध सामान्यीकरण से हम क्या समझेंगे, उन परिणामों को उन सभी लोगों पर लागू करेंगे। जैसे मैं बता रहा था कि 5000 की संख्या है और हम उसमें सैंपल साइज 500 लिए हैं। जरूरी नहीं है कि 10% ही लेंगे, कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या किए कि 5000 तक हम नहीं पहुंच सकते हैं रिसर्च करने के लिए, उनका प्रतिनिधि हमने लिया सैंपल के रूप में, नमूना के रूप में 500। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, अब तो चावल कुकर में बन रहा है या सब्जी लोहिए में बनता है। एग्जांपल थोड़ा सा तो अगर पहले देखते थे कि चावल जब बनता था तो हमारी जो दादी या मम्मी थी क्या करती थी, जो बर्तन होता था ये झाझरा जिसको बोलते हैं, उसे चावल को ऐसे निकालते थे और टच करके उसको दबा करके देते थे कि चावल सीज गया कि नहीं। अब वो एक एक चावल तो नहीं दबाते थे ना पूरे बर्तन का कि सब सीझा, कौन कौन सीझा, वो सिंपल ले लिए कि हाँ अगर ये 10 दाने सीझ गए हैं, उन्होंने जो टच किया 5 दाने सीझ गए हैं, मतलब कि सारे चावल सीझ गए हैं, क्योंकि एक ही प्रोसेस से सारे चावल को गलाया गया है। इसी तरह से आपका प्रोसेस 5000 पे या 500 पे हो, सेम है, तो आपको क्या होता है कि ये 500 जो आपने सैंपल लिया, इस 500 सैंपल पे जो परिणाम लागू होते हैं जो कि वैध हैं और विश्वसनीय है, वो इन सभी पे लागू होते हैं। 5000 पे या 1 लाख जनसंख्या पे भी लागू होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसको ठीक से समझ पाए होंगे। अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी तो वीडियो को फिर से देख लेंगे। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं पढ़ाऊं तो रिसर्च की बेसिक जानकारी से आप अलग ना हटें। वैज्ञानिक विधि के सोपान, कोई भी विधि वैज्ञानिक विधि तभी हो सकती है जब उसमें निम्न निश्चित एवं उपयोगी चरणों का समावेश आवश्यक रूप से किया गया हो। अगर ये चरण शामिल किए गए हैं तो आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया है। अगर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता तो ये अवैज्ञानिक है। ठीक है, देखिए अगर आप सामान्य वैज्ञानिक विधि को पढ़ेंगे तो यही आपको मिलेंगे। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, हमें जब सबसे पहले हमारा शुरुआत होता है, सबसे पहले हमें जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है समस्या की पहचान के लिए। क्योंकि समस्या पहचानेंगे कैसे, समस्या को पहचानने के लिए हमें करना पड़ता है पूर्व शोध का अध्ययन। पहले जो अध्ययन शोध किए गए हैं ना, हम उससे संबंधित अध्ययन करेंगे, जिसको हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी बोलते हैं। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, मतलब संदर्भ, आप जो जिस एरिया में शोध करना चाहते हैं उससे संबंधित संदर्भ ग्रंथ पढ़ेंगे, शोध पत्र पढ़ेंगे, शोध प्रबंध पढ़ेंगे, शोध लघु शोध प्रबंध पढ़ेंगे। तो इससे हमें पहुंचने में, अपना समस्या के क्षेत्र में प्रवेश करने में सहायता मिलेगी। अगर हम इसको ठीक से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें आसान हो जाएगा कि हम समस्या की पहचान कर पाएंगे कि हमें शोध कहां करने हैं। अब इससे करने का मतलब होता है कि हम रिसर्च गैप ढूंढ रहे होते हैं। हम क्या ढूंढ रहे होते हैं? रिसर्च गैप। गैप कहां है? इधर भी काम हुआ, इधर भी काम हुआ, इधर भी काम हुआ, इधर भी काम हुआ, लेकिन ये एरिया हमको लग रहा है कि ये एरिया पे काम नहीं हुआ है। तो हमको लगता है कि मुझे इस एरिया पे काम करने की जरूरत है,
या इस एरिया पर अलग अलग काम हो, मुझे लगता है कि इन सबको मिला करके मुझे काम करने की जरूरत है। इस प्रकार के हम रिसर्च गैप ढूंढते हैं और इसी रिसर्च गैप के आधार पर हम समझ पाते हैं कि मुझे कौन सा टॉपिक, कौन सा प्रकरण, यानी कि कौन से प्रॉब्लम को सिलेक्शन करना है, प्रॉब्लम का मेरा नाम क्या होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, समस्याओं का चयन या समस्या की पहचान। जब हम लोग समस्या की पहचान कर पाते हैं तब हम क्या करते हैं, समस्या मिल गया, पहली सीढ़ी हमने चल ली। दूसरा तब करेंगे कि परिकल्पनाओं का निर्माण। परिकल्पना का निर्माण क्या होता है कि जब हम कोई शोध कार्य करने जा रहे हैं तो हमारे पास उसके कुछ संभावित आसार होते हैं, अनुमान होते हैं कि ऐसा होता होगा या ऐसा नहीं होता होगा। जैसे हमने एक प्रकरण आपको बताया कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव, तो हम ये कहेंगे कि संवेगात्मक विकास पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता होगा, या संवेगात्मक विकास जो है वो लड़के और लड़कियों का दोनों के संवेगात्मक विकास में कोई अंतर नहीं होगा, उनके पारिवारिक वातावरण कोई अंतर, क्योंकि आप शोध करने गए नहीं है तो प्राय लोग जो है वो नल हाइपोथेसिस से चलते हैं। अब मैं नल हाइपोथेसिस बोल रहा हूं तो आपके लिए एक नया लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। तो जब हम रिसर्च को लंबे समय से ठीक से पढ़ेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो जहां नहीं क्या प्रयोग होता है उसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, जहां हमको लगता है कि इसमें कोई अंतर नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, तो नल हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, क्योंकि हम गए ही नहीं है तो मेरा अनुमान है कि ऐसा नहीं होता होगा। जब जाते हैं तब पता चलता है कि होता है या नहीं होता है, वो हमारे रिजल्ट बताते हैं। तो परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, 1 2 3 4 5 7 जैसा हमारा टॉपिक होता है उसके अनुसार हमारी परिकल्पनाएं बढ़ती हैं। इसके बाद निगमनात्मक चिंतन का हम प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम सोच पाते हैं हाइपोथेसिस के आधार पर, क्योंकि हम केवल चिंतन कर रहे हैं। इसके बाद संबंधित प्रमाणों एवं कारणों का संग्रह एवं विश्लेषण करते हैं। अब क्या होता है कि संबंधित प्रमाण चाहिए हमें, रिसर्च टूल्स पे काम करने हैं, खुद से बनाने हैं या रेडीमेड यूज करने हैं, क्या कारण रहे हैं उस सबको संग्रह करने हैं, और डाटा का हमको विश्लेषण करना है। डाटा संग्रह किए कि इतने लोगों पे क्या क्या प्रभाव पड़ा उस पर। फिर परिकल्पनाओं की जांच करते हैं कि हम जो परिकल्पनाएं बोले थे और जो हम विश्लेषण किए इसके आधार पर क्या जांच में पाया गया, तब परिकल्पनाओं की जांच भी करें। क्योंकि मैंने कहा था परिकल्पना का निर्माण जो है वो हम संभावित आसार, संभावित अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन जब आप शोध करते हैं और जब डाटा कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके बाद जब परिणाम निकल के आते हैं तो पता चलता है कि अच्छा हम बोल तो ये रहे थे लेकिन ऐसा है नहीं, है ऐसा। तो परिकल्पनाओं की जांच हम इसमें करते हैं। इसके बाद जो है हम उसके फाइंडिंग देखते हैं, उसमें सुझाव देते हैं, निष्कर्ष देखते हैं। तो ये सभी चीजें हैं। फिर समाज उपयोगी चीजों को देखते हैं। लेकिन मूल रूप से वैज्ञानिक शोध के यही 5 लक्षण हैं। अब इसको एक एक करके देखते हैं। वैज्ञानिक शोध के सोपान में समस्या की पहचान। किसी भी वैज्ञानिक विधि में सर्वप्रथम समस्या की निश्चित पहचान कर ली जाती है। आपको सबसे पहले निश्चित रूप से समस्या का पहचान कर लेना है कि निश्चित हमारा समस्या होगा कि यही समस्या है, अर्थात वास्तव में हम जिस समस्या और उससे संबंधित चरों का अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे मैंने 2 चर आपको बताए, वो वही है या नहीं, ये भी देखना है कि हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं क्या वही चर हैं जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। तत्पश्चात अपने अध्ययन के अनुरूप समस्या में सम्मिलित शब्दों का परिभाषीकरण किया जाता है। सम्मिलित शब्दों का परिभाषीकरण किया जाता है। ऐसा करने के लिए शोधकर्ता समस्या से संबंधित ज्ञान एवं सूचनाओं का आलोचनात्मक व्याख्या करता है। उससे संबंधित, समस्या से संबंधित जो ज्ञान एवं सूचनाएं अवेलेबल है पहले से, उसका आलोचनात्मक व्याख्या करना है, पक्षधर होकर के नहीं हो। आपको यह करना है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इनका कैसे आ गया, ऐसे कैसे हुआ, क्या ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कैसे नहीं होगा। आपको इस प्रकार से सोचने हैं।
इसी को बोलते हैं एंटीथीसिस। आपका जो पहले का शोध प्रबंध है उसके आपको अगेंस्ट में सोचने हैं, विपरीत सोचने हैं, तो उसको बोलेंगे एंटीथीसिस। क्योंकि वो थीसिस मत किसी और का है, इसको बोलते हैं मत थीसिस। एंटीथीसिस मतलब मत के आलोचक आप हैं। अब है परिकल्पनाओं का निर्माण। समस्या पहचान के बाद परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। किसी भी समस्या की परिकल्पना उसका संभावित समाधान होती है। समस्या के पहचान के बाद हम क्या करते हैं? परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। परिकल्पना को क्या होता है? किसी भी समस्या, जो समस्या है, समस्या की परिकल्पना उसका संभावित समाधान होता है। वास्तविक समाधान नहीं है, ऐसी संभावना बन रही है कैसा होगा। लेकिन जब आप डाटा का कलेक्शन करने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसे अच्छा ऐसा था। तो परिकल्पना एक संभावित समाधान है, अस्थायी समाधान नहीं है। ये शोध करने से पहले का चिंतन है। शोध करने से पहले का चिंतन है। वैज्ञानिक विधि के सोपान में आगे देखते हैं निगमनात्मक चिंतन, जिसको लोग डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। परिकल्पना से एक आशय तक पहुंचना वैज्ञानिक विधि के इस तीसरे चरण में निगमनात्मक चिंतन द्वारा प्रस्तावित परिकल्पना, जो परिकल्पना हमने प्रस्तावित किए हैं, के रूप में समस्या के सुझावात्मक समाधान। आप एक सजेस्ट कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम का समस्या को सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होता होगा, पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। इसको हम लोग निगमनात्मक रीजनिंग या निगमनात्मक तर्क बोलते हैं। ये क्या है? हमें समस्या तक पहुंचने का एक कोशिश है। यह तय किया जाता है कि यदि परिकल्पना सच हुई, जो परिकल्पना या कल्पना, हाइपोथेसिस, जो हमने शोध से पहले सोचे कि ऐसा होता होगा, तो किन तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा तथा किन किन तथ्यों का परीक्षण नहीं किया जाएगा। यदि हमारी परिकल्पना सच हुई तो किन चीजों को हम परीक्षित करेंगे और किन चीजों को हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। संबंधित प्रमाणों एवं कारणों का संग्रह एवं विश्लेषण, इसे देख लेते हैं। इस चरण में प्रस्तावित परिकल्पना से संबंधित जो परिकल्पना हमने प्रस्तावित किया था, उस में मैंने निगमनात्मक चिंतन भी किया, डिडक्टिव रीजनिंग भी हमने लगाया। संग्रहित कारणों से क्या कारण रहे एवं प्रमाणों का निगमन विधि डिडक्टिव मेथड द्वारा विश्लेषण किया जाता है। इसमें हम लोग डिडक्टिव मेथड द्वारा क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। फिर हम लोग परिकल्पना की जांच करते हैं। जब विश्लेषण करते हैं तो परिकल्पना की जांच भी करते हैं। वैज्ञानिक विधि के इस चरण में चतुर्थ सोपान से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर परिकल्पना की जांच की जाती है। यदि परिकल्पना जांच के आधार पर सही सिद्ध होती है तो उसे स्वीकार कर लेते हैं, और यदि परिकल्पना जांच के आधार पर सत्य सिद्ध नहीं होती है तो उसमें कुछ कमी होती है, तो उस कमी को दूर कर सही परिकल्पना का निर्माण करने के लिए उसका परिमार्जन किया जाता है। अतः उपरोक्त चरणों के आधार पर यह समझा जा सकता है कि कोई भी वैज्ञानिक विधि उपरोक्त चरणों पर ही आधारित होगी। परिकल्पना एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी होती है, यही जांच के दौरान पाया जाता है। अब देखते हैं वैज्ञानिक शोध का अर्थ एवं विशेषताएं। जब किसी समस्या और प्रश्न को, वैज्ञानिक मतलब विज्ञान मतलब होता है क्रमबद्ध और वस्तुनिष्ठ, जब किसी समस्या या प्रश्न को क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जाता है तो इस क्रिया को वैज्ञानिक शोध कहते हैं। क्रमबद्ध और वस्तुनिष्ठ तरीके से हम अगर किसी समस्या का समाधान करने जा रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं, सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक शोध। इसके संदर्भ में हमारे विद्वान क्या कहते हैं?
कर्लिंगर ने शोध के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है, स्वाभाविक घटनाओं का, जो घटनाएं कृत्रिम नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, स्वाभाविक घटनाएं होनी चाहिए, उसका क्रमबद्ध, नियंत्रित, अनुभाविक एवं आलोचनात्मक अनुसंधान जो घटनाओं के बीच कल्पित संबंधों, सिद्धांतों एवं परिकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है को वैज्ञानिक शोध कहा जाता है। किसको? घटनाएं जो वास्तविक घटनाएं हैं और वो क्रमबद्ध है, नियंत्रित, ऐसा आपने अनुभव किया है, वो आलोचनात्मक अनुसंधान है जो घटनाओं के बीच आपको उसके जो परिकल्पनाएं, कल्पित जो सिद्धांत है द्वारा निर्देशित किए होता है, को हम लोग वैज्ञानिक शोध कहते हैं। इस प्रकार अब बेस्ट एवं काहन क्या कहते हैं, इनको देख लेते हैं। वैज्ञानिक शोध को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, किसने? बेस्ट एवं काहन ने। ये बोलते हैं कि वैज्ञानिक शोध किसी नियंत्रित प्रेक्षण, क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ अभिलेख एवं विश्लेषण है। पहले तो नियंत्रित प्रेक्षण है, क्रमबद्ध तरीके से भी है, वस्तुनिष्ठ अभिलेख भी इसके पास है और विश्लेषण भी किया गया है, जिनके आधार पर सामान्यीकरण, नियम या सिद्धांत विकसित किया जाता है तथा जिससे बहुत सारी घटनाओं जो किसी खास क्रिया का परिणाम या कारण हो सकती है को नियंत्रित कर उनके बारे में पूर्व कथन किया जाता है। अगर ऐसा है तो इसे हम बोलेंगे वैज्ञानिक शोध। ये वैज्ञानिक शोध की विशेषताएं हैं। इसके अलावा हम इन दो परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि वैज्ञानिक शोध से तात्पर्य मतलब उस क्रिया या क्रियाओं से है जिनके माध्यम से व्यवस्थित रूप से किसी समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया जाता है तथा प्राप्त निराकरण किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन या पुष्टि करता है। अनुसंधान का उद्देश्य किसी समस्या का, अब हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान के उपरोक्त परिभाषाओं के अतिरिक्त इसकी और विशेषताएं क्या हैं। हमने दो परिभाषाएं देखे, उनके आधार पर हम लोगों ने विशेषताएं देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान का उद्देश्य किसी समस्या का समाधान ढूंढना अथवा दो या दो से अधिक चरों के आपसी संबंधों को ज्ञात करना है। दो या दो से अधिक चर के बीच क्या संबंध है, रिलेशंस है, प्रभाव है, ये सब चीज जानना है, तो समाधान हम लोग को ढूंढना है। इसके आधार पर अनुसंधान केवल सूचनाओं की पुनः प्राप्ति या संग्रहण नहीं है। ऐसा नहीं है कि अनुसंधान जो है जो पहले हो चुका है उसी को हम फिर से उसी पे रिसर्च कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अपितु अनुसंधान में व्यापीकरण होगा, नियमों या सिद्धांतों के विकास पर बल दिया जाएगा। अनुसंधान जो है वो थोड़ा सा उसका विस्तार किया जाएगा। इसी को हम लोग, जिसे हमने रिसर्च गैप की मैं बार बार बात कर रहा हूं, जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो इसी के आधार पर हम व्यापीकरण के लिए ही, नियम और सिद्धांतों के विकास के लिए ही हम लोग जो है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद रिसर्च गैप ढूंढते हैं। तब हम लोग प्रकरण तक पहुंचते हैं, समस्या पहुंचते हैं कि समस्या का चयन कैसे करें, क्या होगा। अनुसंधान किसी दैव वाणी या मत को, जो बोलते हैं ना कि ये ईश्वर है या ईश्वर के बोला गया है ये है, अनुसंधान यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान किसी दैववाणी या मत को ज्ञान प्राप्ति की विधि नहीं मानता है। ये नहीं मानता है कि ईश्वर ने ऐसा कहा होगा, ईश्वर ने ऐसा होता होगा, ऐसा वो नहीं मानता। वैज्ञानिक अनुसंधान दैववाणी, आकाशवाणी और ये सब चीजों को नहीं मानता। आकाशवाणी मतलब आकाश से बोली हुई चीजें या पारंपरिक चीजें कि हाँ ऐसा होता होगा, ऐसा था, उस किताब में लिखा हो, इस प्रकार से नहीं। अनुसंधान मतलब खुद से करने हैं, बल्कि ये उन बातों को स्वीकार करता है जिन्हें परीक्षण द्वारा परखा जा सकता है, जिसको परीक्षण के माध्यम से, टेस्ट जांच के माध्यम से परखा जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है, उससे ही हम वैज्ञानिक अनुसंधान बोल देंगे, उसकी विशेषता है। अनुसंधान में आंकड़ों के संग्रहण के लिए
वैध उपकरणों, जब आंकड़ा डाटा कलेक्शन करते हैं तो जिस टूल्स का प्रयोग हम लोग करते हैं सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए, वो वैध होने चाहिए एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात इन आंकड़ों का शोधन, संलेखन, अभिकलन एवं विश्लेषण किया जाता है। उन आंकड़ों हम क्या करेंगे, आंकड़ों की जांच करेंगे, उसके बारे में हम उसका जो है इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसके बारे में उसका विश्लेषण करेंगे, तो हम इसको जो है वो वैज्ञानिक शोध कहेंगे। तो जो मेरा उपकरण होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए, वो प्रमाणित होना चाहिए। अब मैं आपको एक टूल्स दिखा देता हूं। जैसे मैं उपकरण की बात कर रहा हूं कि ये वैज्ञानिक वैध उपकरण होने चाहिए, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो मैं कैमरे के पास लाता हूं, मैं दिखा रहा हूं कि ये, मुझे लगता है आप ठीक से इसको देख पा रहे होंगे, AISS है, ए एडजस्टमेंट के लिए सीनियर सेक्शन का टूल्स है। इसको प्रोफेसर AKP सिन्हा रायपुर और प्रोफेसर RP सिंह पटना, ये टूल्स भरा हुआ है, मतलब कंप्लीट किया है। 12/7/2020 को ये टूल्स कंप्लीट किया हुआ है और इसमें स्टूडेंट का डिटेल है जो कि हम आपको शेयर नहीं कर सकते। इसके बाद यहां से प्रश्न शुरू होते हैं। इसको 3 स्केल टूल्स बोलेंगे। इसमें आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 3 चीजों को हम जांचना चाहते हैं, इसमें पक्ष लेना चाहते हैं, जिसमें सदैव, कभी कभी और कभी नहीं ऑप्शन में दिए गए हैं। इसमें कुल 60 प्रश्न हैं, इसमें कुल 60 प्रश्न हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो है एक स्टैंडर्डाइज टूल्स है। इस टूल्स को स्टैंडर्डाइज करने के बाद प्रकाशन में नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन आगरा ने भूमिका निभाई है। तो अब मैंने आपको दिखा दिया कि ये वैध उपकरण इसको मानेंगे, ये प्रमाणित टूल्स है। आगे चलते हैं। अनुसंधान प्राथमिक सूत्रों से प्राप्त नई सूचनाएं प्राप्त करना या विद्यमान सूचनाओं से नया प्रयोजन प्रस्तुत करना। जो अनुसंधान है उसमें जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन हमें जो लेने हैं उस पर भी फोकस कर रहे हैं, प्राइमरी इंफॉर्मेशन पे। इसके अलावा विद्यमान सूचनाएं, इसको हम सेकेंडरी इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जो ऑलरेडी है। अब इसके आधार पर हम नया कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, नई सूचनाएं खुद से संग्रह करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डाटा, यानी कि प्रदत्त, प्राथमिक स्रोत या प्रदत्त बोलते हैं। विद्यमान सूचनाएं जो ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, जिसमें आपकी भूमिका नहीं है, आपकी जिसमें भूमिका है वो प्राइमरी डाटा हो गया। जिसमें आपकी भूमिका नहीं है, दूसरे एजेंसियों ने, दूसरे शोधार्थियों ने डाटा कलेक्शन किए हैं और वो आपके काम आ जा रहे हैं, मदद मिल जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी डाटा। इसके आधार पर हम नया प्रयोजन प्रस्तुत करते हैं। अपना खुद का डाटा, दूसरों का डाटा के आधार पर हम प्रयोजन प्रस्तुत करते हैं। अनुसंधान में निपुणता की आवश्यकता होती है। इसमें आपकी पारंगता होनी चाहिए, निपुण आप हो। अनुसंधानकर्ता को यह ज्ञान होना चाहिए कि समस्या के बारे में पहले से कौन कौन सा ज्ञान या सूचनाएं मौजूद हैं। तो कैसे पता चलेगा? वो तब पता चलेगा जब आप रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करेंगे, जब आप पुराने जो शोध हुए हैं या शोध आलेख पब्लिश हुए हैं उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तब समझ में आएगा कि पहले से क्या सूचनाएं उपलब्ध है हमारे प्रकरण के संदर्भ में, कौन कौन से साहित्य अवेलेबल हैं। वह संबंधित साहित्य का अध्ययन, जिसको मैं रिव्यू लिटरेचर कर रहा हूं, है उसे सभी परिभाषिक शब्दों, जो टेक्निकल वर्ड उसमें आ रहे हैं, उसके धारणाओं, तकनीकी कुशलता का पूर्व ज्ञान होता है। यदि हम संवेगात्मक विकास बोल रहे हैं तो संवेगात्मक विकास
का मतलब यहां पे क्या है, ये आपको समझने चाहिए और समझाने की क्षमता रखनी चाहिए, ताकि संकलित सूचनाओं एवं आंकड़ों का विश्लेषण ठीक से किया जा सके। वैज्ञानिक अनुसंधान वस्तुनिष्ठ एवं तर्क संगत होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, वस्तुनिष्ठ होगा और तर्क संगत होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हमने कह दिया है ऐसा है, लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं, वस्तुनिष्ठ होगा, उस पर तर्क किया जा सके, रीजनिंग। परिकल्पना को सिद्ध करने के स्थान पर उसके परीक्षण पर बल दिया जाता है। परिकल्पना सिद्ध करना मेरा काम नहीं है, मुझे उसका परीक्षण करना काम है। जब हम परीक्षण करेंगे तो परिणाम आएंगे, परिणामों की व्याख्या होगी, उसके निष्कर्ष आएंगे, तब हम उसके बारे में कुछ सुझाव दे पाएंगे। इससे पुनरावृत्ति की संभावना होती है। अगर किसी का कॉपी कर रहे हैं सेम रिसर्च का, कुछ नया नहीं कर रहे, तो क्या होगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी। आपको क्या करना है कि शोध खुद का करना है। उपरोक्त विशेषताओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान अति उच्च स्तर का होता है। यह कल्पनाओं, विश्वास एवं अप्रमाणित बातों पर आधारित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी कल्पनाएं हैं, हाँ ऐसा होता है, हम समझते हैं, जानते हैं, नहीं। आपको अगर आपने परिकल्पनाएं किया है तो परिकल्पनाओं को भी साबित करना पड़ेगा। कल्पनाओं को तो छोड़ दीजिए, कल्पनाएं जो आप करेंगे उसका कोई अर्थ ही नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च में कोई मतलब नहीं है उसका। या ऐसा विश्वास है, लोग ऐसा मानते हैं, नहीं चलता है। अप्रमाणित, आप प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं, बातें नहीं मानी जाएंगे। ये साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, वैज्ञानिक शोध नहीं है। ऐसे ज्ञान अर्जन के लिए अनुसंधानकर्ता को अपनी विद्वता का विकास करना, वह सही प्रेक्षण व कर्मठता का परिचय देना चाहिए। साक्ष्यों को एकत्रित कर उनका अध्ययन करने, तार्किक विश्लेषण कर, उसको क्या करना है कि पहले आपको इंफॉर्मेशन, साक्ष्यों को क्या एकत्रित करना है, उसका अध्ययन करना है, फिर उसका तार्किक विश्लेषण करना है, फिर उसके से संबंधों को पहचानना है, और विचारों में मौलिकता और स्पष्ट उद्देश्य के साथ अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर उससे प्राप्त करने की चेष्टा करनी है। इसको हम बोलेंगे साइंटिफिक रिसर्च। वैज्ञानिक शोध के ये क्या है, विशेषताएं हैं। यद्यपि अब हम लोग प्रकार देख लेते हैं, शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार। यद्यपि शैक्षिक शोध को वर्गीकृत करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि भिन्न भिन्न पाठ्य पुस्तकों में कई वर्गीकरण अलग अलग ढंग से प्रस्तावित किए गए हैं। मैं भी जहां से रिफरेंस लिया हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो वर्गीकरण मैं कर रहा हूं पूरी तरह इतना ही है। अब मैं आगे खुद पढ़ाऊंगा जब, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं ज्यादा तथ्यों को और पढ़ूंगा और संदर्भ ग्रंथ मुझे मिलेंगे और पुस्तकें मिलेंगी, तो मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन और आएंगे। मैं खुद अपने ही चीजों को और अपडेट करूंगा। फिर भी वेस्ट एवं काहन के द्वारा जो प्रस्तावित वर्गीकरण को हम यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो अभी के शोध में इसको एक उच्च गुणवत्ता वाले वर्गीकरण माना जाता है। इसे वर्गीकरण की एक कसौटी मानते हुए शैक्षिक शोध को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च। जब हम इतिहास में घटी घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग ऐतिहासिक शोध करते हैं। विवरणात्मक शोध, जब हम किसी समान अभी तत्कालीन घटना का अध्ययन करते हैं और वो घटनाएं जो अभी घट रही है उस पर अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग जो है विवरणात्मक शोध करते हैं, विवरण के अनुसार करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। एक होता है प्रयोगात्मक शोध, जब हम किसी चीज पे प्रयोग करते हैं। जैसे जब कोविड हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, या कोई मेडिसिन बनाई जाती है या वैक्सीन बनाई जाती है, तो उसका प्रयोग करके देखा जाता है कि इसका प्रभाव मानवों पे क्या होगा। तो उससे पहले उसे कई प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार के शोध के मुख्यतः 3 भाग हैं। ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण बेस्ट एंड काहन के माध्यम से 1992 में किया गया है।
अब हम देखते हैं ऐतिहासिक शोध क्या है। ऐतिहासिक शोध से तात्पर्य उस शोध से होता है जिसमें बीती घटनाओं का अभिलेखन किया जाता है। मतलब पहले जो घटनाएं घटी है, इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी व्याख्या की जाती है ताकि समुचित सामान्यीकरण किया जा सके। ऐसे सामान्यीकरण से विगत एवं वर्तमान की क्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। साथ ही इनमें प्रत्याशित भविष्य, मतलब ऐसा पहले हुआ था तो ऐसा हो गया था, तो एक प्रत्याशा बनता है कि ऐसा होगा। जैसे जब आसमान में बादल आते हैं, हवा पहले चल रहा हो तेजी से, तूफान जैसा आ रहा हो, आसमान में बादल आ जाएं, घिरने लगे, तो लोग बोलते हैं कि बारिश आने वाली है, बारिश आएगी, जल्दी जल्दी सामान समेट लो, कपड़े सूखने के हटा लो, जो सामान रखे हुए बाहर निकल, ये कर लो, अब कोई सामान भीगे ना, खराब ना हो, पहले से लोग तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन क्या हर बार बारिश आ ही जाती है? नहीं आती, बारिश कहीं और गिरती है, हमारी तरफ नहीं आती। तो एक प्रत्याशा है, एक आप उम्मीद करते हैं कैसा होगा। तो ये क्या होता है? ऐतिहासिक रिसर्च। मतलब पहले ऐसा होता था, लोग बोलते थे कि आकाश में बादल मंडराने लग रहे हैं, हवाएं चल रही है, मतलब कि बारिश होगी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम पहले के सुने होते हैं, देखे होते हैं, उसके आधार पर हम नए समस्याओं पे शोध करते हैं। तो ऐतिहासिक रिसर्च मतलब पूर्व में कई घटनाओं का अध्ययन करना ऐतिहासिक रिसर्च कहलाता है। विवरणात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। विवरणात्मक शोध उस शोध को कहा जाता है जिसमें वर्तमान हालातों का अभिलेखन किया जाता है। एक पहले किया गया जो कि इतिहास में पहले की घटनाओं का अभिलेखन किया गया। अभी हम वर्तमान घटनाएं जो हैं, अभी जो अवेलेबल हैं, उस घटनाओं का अभिलेखन और विश्लेषण कर रहे हैं और उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ऐसे शोध में अपरिचालित चरों यानी कि नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स के बीच मौजूद संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, नहीं हुआ है, उसके बीच में आप अध्ययन कर रहे हैं। इसे अप्रयोगात्मक, इस पे आप जो इसका नेचुरल बिहेवियर है आप उसी का स्टडी कर रहे हैं। जबकि आप जो है प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल में जाएंगे तो वहां आप मेडिसिन देने के बाद क्या परिणाम आ रहा है उसको देखेंगे, या आप जैसे कोई व्यक्ति है शराब पीने के बाद कैसा बिहेव करता है, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो उसको आप सामान्य व्यक्ति है लेकिन शराब पिलाकर उसका व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसको आप बोलेंगे प्रयोगात्मक। जबकि अगर आप नेचुरल बिहेवियर का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको अप्रयोगात्मक बोलेंगे या संबंधात्मक शोध बोलेंगे। ऐसे शोध के मूल रूप से में देखते हैं कि ऐसे शोध में मूल रूप से क्या है कि जांच हम लोग करते हैं और इसी का वर्णन हम लोग समाधान या उत्तर देने का प्रयास अपने शोध में करते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान या शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रयोगात्मक शोध उस शोध को कहा जाता है जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है, कुछ चरों को परिचालित किया जाता है यानी कि मैनिपुलेट किया जाता है। मतलब कुछ चर होंगे जिसपे हम बिहेवियरल उनका जो नियंत्रण उसी को छोड़ देंगे और कुछ चरों पे प्रयोग करेंगे। जैसे एक शोध है कि टेलीविजन का बालकों पर प्रभाव या मोबाइल उपयोग का बालकों पर प्रभाव या यूट्यूब का बालकों पर प्रभाव। तो अब क्या करेंगे, आप उसमें प्रयोग करेंगे, एक तरफ रखेंगे उन बच्चों को जो अगर टेलीविजन का प्रभाव देख रहे हैं, जो टेलीविजन नहीं देखते हैं, या जो बच्चे मोबाइल नहीं चला रहे हैं या उनसे मोबाइल लेकर के लंबे अवधि के लिए रख लेंगे। दूसरे उन बच्चों को जो टेलीविजन उनको दिखाया जा रहा है या देख रहे हैं या जो निरंतर मोबाइल चला रहे हैं, उन बच्चों को व्यवहार का व्यवहारिक अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आप प्रयोग कर रहे हैं उन बच्चों को दिखा करके, या आप ये करने जा रहे हैं कि अगर एग्रेसिव मूवी दिखाई जाए बच्चों को तो क्या उनके बाद उनके व्यवहार में एग्रेसिवनेस आता है क्या, ये बातें होंगी। तो इसमें जब अनुसंधान ऐसे करते हैं तो प्रयोग होता है। दूसरा, जैसे कोई मेडिसिन का प्रभाव मैंने बताया, जैसे मैंने बताया कि वाइन का प्रभाव, क्या उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है कि नहीं, तो उसका सामान्य
व्यवहार, या वैसे लोगों का, और दूसरा उसको वाइन दे करके प्रभाव, या मेडिसिन बनता है तो उसका प्रभाव किस किस क्षेत्रों पे क्या क्या पड़ रहा है, तो उसको हम लोग प्रयोगात्मक शोध बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं। इसी के साथ समाप्त होता है। अगले क्लास में हम मिलेंगे रिसर्च के नए प्रकरण के साथ, और प्रयास करेंगे कि हम उस पे शोध प्रस्ताव के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आप लोगों को वैसे भी समझना जरूरी है। तो अगला क्लास प्रयास करें कि शोध प्रस्ताव पे करें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।